Welcome to Hari Sharnam Learning Hub. हम जानते हैं कि एक व्यक्ति कई दिनों तक जीवित रह सकता है बिना कुछ खाए और 4 से 5 दिनों तक जीवित रह सकता है बिना पानी पिए भी। लेकिन कोई व्यक्ति 4 से 5 मिनट तक जीवित नहीं रह पाता है बिना ऑक्सीजन के। क्या ये सारी प्रक्रियाएं, ये जो प्रोसेस हैं जीवन की, ये किस तरीके से होती हैं, क्या कुछ इनके बारे में है, आज हम यही समझेंगे इस नए चैप्टर में, यानी कि जैव प्रक्रम क्लास 10th बोर्ड एग्जाम का ये जो टॉपिक है आज इसको हम कवर करेंगे। यहाँ पर जरूर आप देख पा रहे हैं कि फुल चैप्टर वन शॉट है, लेकिन अब मैं ये वीडियो के तौर पर डाल रहा हूँ, 2 पार्ट में आएगा। पहले में हम 2 प्रोसेस कवर करेंगे और फिर 2 प्रोसेस हम लास्ट में कवर करेंगे। जैव प्रक्रम मतलब लाइफ प्रोसेस, जैव मतलब जीव के, प्रक्रम मतलब प्रक्रियाएं, मतलब जीव में कौन कौन सी प्रोसेस प्रक्रियाएं होती हैं, लाइफ में कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं, उनको हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हरी शरणम लर्निंग हब पर। आज हम लोग इस चैप्टर को कवर करेंगे, 2 टुकड़ों में होगा ये, आज एक वीडियो और एक वीडियो कल आपको मिलेगी। चलिएगा, ज़्यादा टाइम इधर उधर आपका वेस्ट नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। 2-3 इन्फॉर्मेशन ले लीजिए आप। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान से समझ लीजिए, आप लोगों के लिए कंप्लीटली फ्री यूट्यूब पर हम इस तरीके से जो ये क्लास आप देख रहे हैं, इसी तरीके से काफ़ी चीज़ें कवर कर रहे हैं, जिसमें आप 9th की साइंस कवर कर रहे हैं, हम लोग 10th की साइंस और इंग्लिश कवर कर रहे हैं, 12th की केमिस्ट्री फिजिक्स के कुछ ही लेक्चर हुए हैं। अब बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो लेक्चर्स कंप्लीट हो पाएंगे, लेकिन इंग्लिश आपकी यहाँ पर 12th की भी मिल जाएगी। पेड बैचेस हमारे जो हैं उसमें भी केमिस्ट्री फिजिक्स और इंग्लिश, और यहाँ पे साइंस और इंग्लिश 10th और 12th वालों के लिए मिल जाएंगी। तो आप पेड बैच के लिए हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं और उसके साथ साथ फ्री में नोट्स देखने के लिए, नोट्स डाउनलोड करने के लिए, साथ ही साथ फ्री एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। सब कुछ वेबसाइट पर मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ये भी रहता है, बच्चे पूछते हैं कि सर वेबसाइट तक पहुंचेंगे कैसे। इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वेबसाइट का, क्लिक करेंगे सीधा पहुंच जाएंगे, वरना हरी शरणम लर्निंग हब सर्च करके भी आप वेबसाइट तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, आइएगा, आज हम समझेंगे क्या क्या जैव प्रक्रम वाले इस चैप्टर में, उन सब पर बात करते हैं। जैव प्रक्रम में हम देखेंगे कैसे व्यक्ति भोजन करता है, ये फिगर बनाना आपको सीखना है। हम बताएंगे भी किस तरीके से आप आसान तरीके से इसको बना सकते हैं, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद भी कुछ और फिगर वगैरह हैं, ये भी हम इस पर डिस्कशन करेंगे, यहाँ पर होंगे। जी हाँ, ये श्वसन वाला ये फिगर भी आपको बनाना सीखना है, इस पर भी बात करेंगे। हृदय की संरचना के 2 फिगर हैं, इनमें से कोई भी फिगर कभी भी पूछा जा सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। फिर मानव उत्सर्जी तंत्र में ये फिगर वगैरह हैं, इन पर भी हम चर्चा करेंगे, बनाना सीखेंगे। ठीक है, आइए तो हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस टॉपिक के साथ, जिसका नाम क्या है, जैव प्रक्रम। तो पहले तो यही समझते हैं कि आखिरकार जैव प्रक्रम होता क्या है। ठीक है, पहला टारगेट हमारा यही है कि आखिरकार हम इस बात को ही समझने में पूरा अपना फोकस लगाएं, पूरी ईमानदारी से इस बात को समझें कि जैव प्रक्रम क्या है। चैप्टर का जो नाम है वही समझते हैं। ठीक है, चलिए, जैव जैव प्रक्रम प्रक्रम। अब जरा आप इसको बहुत व्यवहारिक तरीके से, सामान्य तरीके से सोचिएगा। जब हम लोग रात्रि के समय डिनर करते हैं, मतलब भोजन करते हैं रात को, वो लगभग शहरों में 10 बजे के लगभग हम लोग मान सकते हैं कि भैया 10 बजे हम लोग रात को भोजन करते हैं, और फिर थोड़ा बहुत समय जगने के बाद लगभग 11-12 तक सो जाते हैं। 11 से 12 के बीच में हम लोग सोने लगते हैं। अब जरा सोचिए, अगर सोते समय ये कुछ प्रक्रियाएं जो हमारी बॉडी में अपने स्वतः ही होती रहती हैं, अपने आप चलती रहती हैं, अगर वो ना होती तो ये खाना क्या होता, जो हमने 10 बजे भोजन किया था, जो हमने 10 बजे भोजन किया था, वो क्या होता, वो पचता ही नहीं, ये भोजन पचता ही नहीं। तो ये भोजन पाचन के लिए, भोजन पचाने के लिए किस तरीके से प्रोसेस होनी चाहिए, वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट ये क्लोज कर दो, गेट बाहर निकल जाओ, नहीं तो वो यहाँ पे रहे हैं। ओ, कह दियो कि दो इनको ये नहीं है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है यहाँ पर होती है, रात में लगातार हम लोग ये प्रोसेस में रहते हैं।
एक और आप इसका जीवंत उदाहरण से देख सकते हैं, जैसे हम लोग जो श्वास लेते हैं, सांस लेने में कौन सी गैस, O2, ऑक्सीजन लेते हैं। अब ये ऑक्सीजन जब हम ग्रहण करते हैं तो उसमें किस तरीके से चीजें हैं, ऑक्सीजन जब हम लोग ग्रहण करते हैं तो इसको भी जरा सोच लीजिए, हम रात में सो रहे हैं और हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेना बॉडी ने बंद कर दिया है, तो सुबह उठने लायक ही व्यक्ति नहीं बचेगा। तो ये सारी प्रोसेस जो हैं वो क्या होती हैं, स्वतः होती हैं। अभी हम इस पर सब पर आएंगे। तो जैव प्रक्रम मतलब है बेसिकली कि जीवों में जो निरंतर स्वतः ही क्रियाएं हो रही हैं, अपने आप जो घटनाएं घट रही हैं, प्रोसेस हो रही है, उसकी बात यहाँ पर जैव प्रक्रम में करी गई है। तो इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें, जैव प्रक्रम की लाइव प्रोसेस की डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें, तो मैं इसको ब्लू पेन से हाईलाइट कर दे रहा हूं। जीव जीव द्वारा संपादित जीव द्वारा संपादित किए जाने वाले मौलिक कार्य जो जीव की संगठित संरचना बनाए रखते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। मतलब यार क्या कहना चाहता है वो, जीव की मौलिक संरचना मतलब बेसिकली जो स्ट्रक्चर है, जीव जीवित रह सकता है जिसके साथ, वो सारी प्रक्रियाएं जरूरी जो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो उसके लिए हैं, तो ऐसी प्रक्रियाएं जो बहुत ज़्यादा उसके लिए ज़रूरी हैं, वो सारी प्रोसेस को हम लोग शामिल करेंगे जैव प्रक्रम में। वो सारी प्रोसेस में हम अंडर कवर करेंगे कि भैया ये तो ज़रूरी है, इनको तो कंटिन्यूअसली, टेबल नहीं हिलाओ, इनको तो कंटिन्यूअसली हमें कवर करना ही होगा। तो ये सारी प्रोसेस को हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। आप लोग क्या इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाए हैं? बोलिएगा। मैं इन सबको इरेज कर देता हूँ, फिर से समझिए। जैव प्रक्रम मतलब लाइफ में जीवन, जीव के द्वारा, जीव मतलब एक मानव हो सकता है, कोई भी जानवर हो सकता है, पक्षी हो सकते हैं, पेड़ हो सकते हैं, इन सबके द्वारा जो ऐसी क्रियाएं हैं, कुछ ऐसे मौलिक कार्य हैं, मौलिक कार्य मतलब कुछ प्राइमरी वर्क हैं, कुछ महत्वपूर्ण वर्क हैं जो वो कर रहा है, स्वतः ही उनको ऑटोमेटिक तरीके से वो कर रहा है। तो ऐसे सभी कार्यों को हम लोग सामूहिक रूप से, संगठित रूप से क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये जैव प्रक्रम है, ये जीव का प्रक्रम है। ये तो घटनाएं बिल्कुल नेचुरल हैं, होनी चाहिए, वरना फिर जीव गड़बड़ काम कर जाएगा। ये बात मैं समझाने की कोशिश यहाँ पर जैव प्रक्रम के अंतर्गत कर रहा हूँ। इसमें कुछ एडिशनल फैक्ट भी ऐड करे हैं हमने। जैसे पहला, आप क्या 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 कह सकते हैं कि ये वे घटनाएं हैं, मैं इसको यहाँ पर ये डिसअपियरिंग लगा के करवा देता हूँ। ये वे सभी प्रक्रियाएं हैं, कैसी प्रक्रियाएं हैं, जो जीव को जीवित रखने और उसके कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक हैं, जीवित रखने के लिए बहुत जरूरी है। मतलब अगर ये लाइफ जैव प्रक्रम वाली प्रक्रियाएं ना हो तो व्यक्ति की डेथ निश्चित है। मान लो ऑक्सीजन जो O2 हम लोग ले रहे हैं, ऐसे इनहेल कर रहे हैं, मतलब सांस ले रहे हैं, अब ये प्रोसेस ही ना हो जैव प्रक्रम की, तो फिर दिक्कत आ जाएगी भैया। ऑक्सीजन ना मिली तो व्यक्ति खत्म। कोई पेड़ हो गया, जीव जंतु हो गए, अलग अलग जानवर हो गए। तो पहला ये हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। इसके उदाहरण में जब आप जाएंगे तो आपको चार बहुत महत्वपूर्ण चीजें मिलेंगी। पहला है पोषण, इसको बोलेंगे न्यूट्रिशियन। फिर दूसरा है श्वसन, मतलब रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मतलब श्वसन। फिर परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन। फिर उत्सर्जन मतलब बाहर निकालने की प्रक्रिया, बॉडी से जो विषैले पदार्थ हैं, अननेसेसरी पदार्थ हैं, उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया। हम चारों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इस चैप्टर में, यही हमें पढ़ना होता है। और जरा आगे बढ़िएगा। यह प्रक्रियाएं जीव की वृद्धि, वृद्धि मतलब जीव बढ़ रहा है, और उसमें मरम्मत, मरम्मत किसकी होती है, मतलब रिपेयरिंग। फिर अनुरक्षण, अनुरक्षण मतलब जीव की जीवित संरचना बनाए रखने के लिए, इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब जो जैसे आप देखते होंगे, बच्चे से व्यक्ति क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, फिर जवान से और वृद्ध हो जाता है। तो वृद्धि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊतकों के मरम्मत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुरक्षण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सभी प्रक्रियाएं होती हैं। फिर नेक्स्ट है इसके बाद चौथे नंबर पे, सभी सजीवों, चाहे वे एक कोष की हों या बहुकोष की, सभी में ये प्रक्रम रहते हैं, और परीक्षा के बिंदु से जैव प्रक्रम जीवन की निरंतरता के लिए अनिवार्य है। ये छोड़ सकते हैं आप।
तो बेसिकली ये अगर इतने पॉइंट आपने सारे के सारे अच्छे से समझे हैं, और इनका मैं एक एक दो वाक्यों में, एक दो शब्दों में कुछ इसका निचोड़ बताना चाहूँ कि मतलब यार, अगर तुम जितने भी जैसे मानव देख रहे हो, ह्यूमन को देख रहे हो, फिर जितने भी अदर जीव जंतु है, जितने भी जीव जंतु हैं, फिर जितने भी पक्षी वगैरह हैं, पेड़ वगैरह हैं, इन सबको अगर आप इनकी नेचुरल स्थिति में देख रहे हो, आदमी जीवित है, जीव जंतु जीवित हैं, पक्षी हैं, पेड़ जिंदा हैं, इन सब के लिए बेसिकली कौन सी प्रक्रियाएं जिम्मेदार हैं? कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं जिम्मेदार हैं, जो क्या हैं, जिनको हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। क्लियर? मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, परिभाषा भी मैंने यहाँ पर दे दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा आप टेलीग्राम पे जाके इसको पीडीएफ के फॉर्म में प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत ध्यान से एक और बात समझिएगा, जो यहाँ पे 4 महत्वपूर्ण स्तंभों की बात कर रहा है, शरीर के महत्वपूर्ण 4 स्तंभ की बात कर रहा है ये है, हिंदी होगा, ये महत्वपूर्ण कुछ बातें यहाँ पे कर रहा है। तो ये चारों प्रक्रियाएं बहुत बहुत उपयोगी हैं, ये चारों प्रक्रियाएं इतनी अधिक उपयोगी हैं कि इनके बिना बहुत सारी चीजें जो है नहीं हो सकती हैं। ये चारों हमें बहुत डिटेल में कवर करनी है। आज हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे पोषण को पहले कवर करेंगे, न्यूट्रिशियन को, पोषण क्या है, फिर श्वसन की प्रक्रिया को आज कवर करेंगे, फिर हम वहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन और उत्सर्जन, इनको दोनों को हम लोग बाद में कवर करेंगे। तो आज का लक्ष्य क्या है? बेसिकली आज आप देखेंगे कि हम इन दोनों को कवर करेंगे। किसको किसको? यहाँ पे पोषण को और श्वसन को। मजा बहुत आएगा क्लास में, ये बात मैं कह सकता हूँ। आइए एक एक की शुरुआत करते हैं। ईंधन भरना, ऊर्जन का स्रोत प्राप्त करना, कोशिकाओं के लिए ईंधन जलाकर ऊर्जा बनाना। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आप मेरी बात यहाँ पे समझ गए, अगर आप जो मैंने तुम्हें अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसको समझ गए, तो तुम एक लॉजिक लगाना सीख जाओगे कि हाँ, ये प्रक्रियाएं क्यों हो रही हैं, मतलब आखिरकार पोषण क्यों जरूरी है, आखिरकार श्वसन की प्रोसेस क्यों जरूरी है, आखिरकार वहन की प्रोसेस क्यों जरूरी है, आखिरकार उत्सर्जन क्यों जरूरी है। ये चारों आपस में इंटरलिंक है, बिल्कुल चारों आपस में जुड़े हुए हैं। अगर तुम इसको समझ गए बहुत अच्छे से, तो मैं ये बिल्कुल विश्वास मानूंगा कि आपको बहुत अच्छे से बेटा सारी चीजें एकदम क्लियर आ जाएंगी, आपके थॉट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे एक एक पॉइंट को लेकर। और इसके बारे में जब भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको फिगर बनाना अच्छे से सीख लेना है, और आप इनके पार्ट्स को थोड़ा अच्छे से कवर कर लेंगे, और आप बहुत आसानी से इन सभी टॉपिक्स को लिख पाएंगे, कवर कर पाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? अगर मेरी बात आपको बहुत अच्छे से, तो मैं अब यहाँ पे इस प्रोसेस को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब इसको बहुत ध्यान से समझो। जब पोषण की तुम बात करते हो, पोषण का मतलब है एक तरीके से भोजन देने की प्रक्रिया। पोषण का मतलब है उसको भोजन देने की प्रक्रिया, मतलब यार कि तुम उसको भोजन दोगे। किसी भी मशीन को क्या करोगे? उसको भोजन दोगे, मतलब तुमने उसको भोजन के रूप में क्या दिया होगा? कुछ भी हो सकता है, खाने के तौर पर आपने भोजन के तौर पर उसको दिया है। अच्छा, क्यों दिया है? क्यों जरूरत पड़ गई भोजन की? क्योंकि जितनी भी ये प्रक्रियाएं हमने देखी हैं, सुनी है, प्रोसेस की जितनी हमने बात करी है, वो सारी प्रोसेस क्या होंगी? ये सारी प्रोसेस पूरी तरीके से वर्क करेंगी। जब ये प्रोसेस वर्क करेंगी तो इनको वर्क करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा संरक्षण का नियम हम लोग कवर कर चुके हैं कि ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है, ना ही नष्ट करी जा सकती है, केवल ऊर्जा को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बदल सकते हैं एक रूप से दूसरे रूप में। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पोषण है, जो भोजन है, जो पोषण है, जो भोजन है, वो दिया जा रहा है एक मशीन को। आप व्यक्ति को मशीन के तौर पर समझिए, उसको हमने भोजन दिया है, पोषण दिया है। अब इस पोषण का यानी कि जो भोजन तुमने दिया है उसका वो डायरेक्टली तो यूज नहीं कर पाएगा, तो इसको जलाने के लिए, इस भोजन को पचाने के लिए, जलाने के लिए उसको आवश्यकता किसकी होती है? किसी भी चीज को जलाने के लिए आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की, O2 की। उसके लिए आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की, O2 की।
अब ये O2 कौन तुम्हें लेके आएगा? ये श्वसन की प्रक्रिया के माध्यम से, ये श्वसन की प्रक्रिया के माध्यम से ऑक्सीजन यानी कि O2 वहां तक तुम्हारे पास पहुंचेगा। तब इस भोजन का, पोषण का क्या होगा? पूरी तरीके से विघटन होगा। उससे क्या प्राप्त होगी? ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। कर रहे हैं। अब यहाँ पर भोजन जो आपने इस मशीन को दिया है, उसको पचाने के लिए, उसको जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी, और ये ऑक्सीजन लेके कौन आया? श्वसन की प्रक्रिया के माध्यम से ये ऑक्सीजन पहुंचाया गया। अब यहाँ पर जब हम लोग किसी भी चीज को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर निकलेगी, CO2 निकलेगी। अब ये CO2 बॉडी में कोई यूज की नहीं है, काम ही नहीं है इसका। तो फिर इस CO2 को हम श्वसन के माध्यम से ही बॉडी से क्या करेंगे? उत्सर्जित कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, और ऑक्सीजन का हम लोग यूज करेंगे श्वसन की अभिक्रिया में, श्वसन की प्रक्रिया में। अभी थोड़ा सा ज्यादा पैनिक नहीं होइएगा, अभी हम पोषण को बहुत डिटेल से कवर करेंगे, श्वसन को भी बहुत अच्छे से कवर करेंगे। केवल हम अभी एक सीक्वेंस बनाना चाहते हैं कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएं। अब मान लो सबसे पहले तुमने भोजन लिया, भोजन को अंदर जाके जलाया, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो श्वसन किया, और श्वसन के बाद जो CO2 बनी उसको तुमने बॉडी से श्वसन से ही बाहर कर दिया। इसके बाद आवश्यकता क्या हुई? तुमने भैया यहाँ पे बना ली थी ऊर्जा। श्वसन की प्रक्रिया में तुम्हारे पास बन के आई ऊर्जा। अब ये ऊर्जा अगर यहीं पर बनी रहेगी तुम्हारे स्टमक में ही, तो शरीर के सभी अंगों को ऊर्जा मिलेगी कैसे? आवश्यकता तो, जैसे हम ये हाथ चला रहे हैं, फिंगर, तो इनको भी आवश्यकता है ऊर्जा की, इनके पास ऊर्जा पहुंचेगी कैसे? तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं वाहन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का, परिवहन का। तब हम लोग रक्त के माध्यम से, रुधिर रक्त के माध्यम से क्या करते हैं? इस ऊर्जा को सभी अंगों तक पहुंचाते हैं। अच्छा, अब ये जब हम ऊर्जा को सभी अंगों तक पहुंचा रहे हैं, तो हमने जो ये भोजन वगैरह किया था, जितना भी पोषण लिया था, उसमें सारा कुछ थोड़ी ऊर्जा में परिवर्तित होगा। तो कुछ वेस्ट भी निकलेगा, कुछ विषैले पदार्थ होंगे, विषाक्त होंगे, विषाक्त। विषाक्त किसे बोलते हैं? विषैले पदार्थों को विषाक्त बोलते हैं, बेकार से पदार्थ। अब इन विषाक्त को, पदार्थों को क्या करेंगे हम लोग? बॉडी से बाहर निकालेंगे, बेकार की वेस्टेज हैं ये। तो इसके लिए हम लोग फिर उत्सर्जन नाम की ये प्रोसेस करते हैं। तो मैं इसको एक बहुत जल्दी से समराइज कर देता हूँ। पहले हमें आवश्यकता थी कि हम अपने शरीर के इन अंगों को, इन प्रक्रियाओं को संतुलित करने के लिए ऊर्जा प्राप्त करें, उसको कुछ पोषण मिले। तो हमने कुछ ना कुछ भोजन किया, पोषण किया, भोजन हमने प्राप्त किया। अब इस भोजन को क्या करना है? भोजन को ऊर्जा में बदलना है। ऊर्जा में बदलने के लिए इसको जलाना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। जलाओगे किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन, O2 की उपस्थिति में जलाएंगे। अब O2 की उपस्थिति हमें जब हम करनी है, तो हमने श्वसन की प्रक्रिया करी। श्वसन की प्रक्रिया में CO2 भी निकला, और CO2 को हमने बॉडी से बाहर निकाला। फिर हमने, अब जब ऊर्जा बना ली, मान लो जब ये सारी प्रक्रिया हुई, ऊर्जा बन गई, तो ऊर्जा सारे अंगों के पास कैसे पहुंचेगी? तो इसमें रक्त मदद करेगा, रक्त मदद करेगा, हीमोग्लोबिन मदद करेगा। तो ये परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया हो गई। और ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया के बाद जब ये लास्ट प्रोसेस आएगी, इसमें विषाक्त पदार्थ जब बचेंगे, बेकार के वेस्ट मटेरियल बचेगा, तो उसको हम लोग बॉडी से उत्सर्जित करने का काम करेंगे। तो ये पूरी प्रोसेस है। आज हम दो प्रोसेस को, पोषण और श्वसन को, बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पोषण से। अमीबा में पोषण ये अलग प्रक्रिया है, इससे पहले श्वसन से स्टार्ट करते हैं, सॉरी पोषण से स्टार्ट करते हैं। पोषण, पोषण ये था, ये भी नहीं था, इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, पोषण को पहले हम लोग समझ रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनो। पोषण को पहले हम लोग समझ रहे हैं, पोषण को बहुत ध्यान से सुनो। हम यहाँ पे NCERT वगैरह का सहारा लेते हैं आपको चीज़ों को कंडक्ट करवाने के लिए, ताकि आपको सारी चीज़ें जो हैं ऑथेंटिक मिलें। कोई भी ऐसी कंटेंट ऐसा ना मिले जो बहुत बेकार किस्म का कंटेंट हो और आपके लिए बहुत ज़्यादा उत्तरदायी या लाभकारी ना हो। ठीक है, तो पोषण के रूप में हम लोग किन किन चीज़ों का यूज करते हैं? पोषण को हम पोषण का हम लोग किन किन रूप में यूज करते हैं, या पोषण के रूप में किन किन चीज़ों का यूज करते हैं?
पोषण के रूप में सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन को यूज करते हैं। प्रोटीन को हम लोग यूज करते हैं, प्लस वसा, फैट। वसा हम लोग यूज करते हैं, प्रोटीन और फैट, प्रोटीन और वसा यूज करते हैं। प्लस में कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट यूज करते हैं। प्लस में हम लोग विटामिन यूज करते हैं, अलग अलग विटामिन, तो विटामिन्स का यूज करते हैं। यही बेसिक है। खनिज वगैरह और फिर हम कुछ यूज कर लेते हैं कभी कभार, खनिज। खनिज मतलब मिनरल्स, खनिज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना। पोषण पहले तो होता क्या है ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये मुझे बताओ कि पोषण क्या है, पहले ये क्लियर है? अभी तक हमने जितना आपको बताया उससे ये क्लियर है कि पोषण क्या है, पोषण होता क्या है ना? क्लियर है पोषण, बिल्कुल। अब ये पोषण के रूप में आप प्रोटीन यूज करते हैं। जैसे प्रोटीन कहाँ कहाँ मिल रहा है भैया? दूध में मिल रहा है प्रोटीन। फिर कहाँ मिल रहा है? अंडे में प्रोटीन मिल रहा है। जो मांस है उसमें प्रोटीन मिल रहा है। जो दालें हैं उनमें प्रोटीन मिल रहा है, दालों में, सभी दालों में लगभग। तो ये कुछ प्रोटीन के क्या हैं? स्रोत हैं, कुछ ऐसे सोर्स हैं प्रोटीन के जहाँ से प्रोटीन बॉडी लेती है। तो हम पोषण के रूप में अगर दूध ले रहे हैं तो मानिएगा कि हम पोषण के रूप में प्रोटीन को ग्रहण कर रहे हैं, है ना? ठीक है। ऐसे ही जब वसा की हम बात करते हैं तो जो घी आप लोग यूज करते हैं, जो ऑयल जो आप यूज करते हैं वो वसा के ही स्वरूप होते हैं। अलग अलग ऑयल, आप किसी भी तरीके का, सरसों का ऑयल या नारियल ऑयल, पाम ऑयल, बहुत सारे हैं, कुछ कोई भी यूज कर रहे हैं तो ये वसा का स्वरूप है। कार्बोहाइड्रेट जो बेसिक हम सब वो खाते हैं, अपना रोटी वगैरह, ब्रेड वगैरह, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत बड़े स्रोत हैं। और चावल वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स ही यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट ही यूज करते हैं। फिर विटामिन को आप जानते हैं, कुछ पर्टिकुलर विटामिन कुछ पर्टिकुलर फलों में इत्यादि में, अलग अलग पदार्थों में मिलती हैं तो उनसे हम यूज करते हैं। सब्जियों में कुछ खनिज मिनरल्स वगैरह होते हैं, या फिर हम मिनरल्स हमें कुछ वाटर से भी मिल जाते हैं, पानी से भी मिल जाते हैं, ऐसे हम मिनरल्स को भी यूज करते हैं। तो ये सारी हम चीज़ें यूज करते हैं पोषण में, ठीक है? ये सारी हम चीज़ें यूज करते हैं पोषण में। अब पोषण की एक निश्चित प्रक्रिया है, पोषण की एक निश्चित प्रक्रिया है। पोषण की एक प्रक्रिया है, पोषण की एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? अब मैं इसको प्रक्रिया को भी दिखा देता हूँ। मैं इस स्लाइड को थोड़ा छोटा कर दूँ तो ये दिखने लगेगा, है ना? आप देखो, पोषण की एक अपनी प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस को जरा समझो। अगर मैं कहूँ कि ये आपकी एक पूरी, एक सेकेंड, मैं अगर कहूँ कि ये आपकी एक कोई मशीन है, इसमें इसे आप पोषण दे रहे हैं। आपने सर यहाँ से इसे पोषण के रूप में मान लो वसा दिया है, वसा प्लस प्रोटीन दिया है, प्रोटीन और वसा आपने पोषण के रूप में दिया है। तो जब यहाँ पर इसके पास पोषण के रूप में ये प्रोटीन और वसा आएगा तो इससे सबसे पहला जो काम होगा, इसको जलाकर क्या बनाया जाएगा? ऊर्जा बनाई जाएगी। क्या बनाया जाएगा? ऊर्जा बनाई जाएगी। अब इस ऊर्जा से ही हम लोग इस ऊर्जा का उपयोग करेंगे ना किसी काम में। तो इस ऊर्जा का उपयोग या तो मान लो अगर विकास हो रहा है तो वृद्धि में होगा, किसी भी जीव की वृद्धि में हम लोग इस ऊर्जा को यूज करेंगे। फिर इसका हम लोग उपयोग मरम्मत में भी करेंगे, मरम्मत, इसका उपयोग हम लोग मरम्मत में भी करेंगे, मतलब चीज़ों की मरम्मत करने के लिए भी हम लोग इसका उपयोग करेंगे। तो ये तीन चरण जो पोषण के हैं बहुत जरूरी हैं। पोषण हमने किसी भी मशीन को दिया, उससे ऊर्जा बनी, ऊर्जा के बाद वृद्धि में ऊर्जा यूज हुई और कुछ ऊर्जा मरम्मत में हुई। अब मरम्मत और वृद्धि को थोड़ा समझ लो। मान लो अभी बच्चा है कोई 3-4 वर्ष का, 3 से 4 वर्ष का बच्चा है, किसी भी मानव का, जानवर का, कुत्ते का, बिल्ली का, कोई भी।
तो यहाँ पर अधिकतम ऊर्जा किस में यूज होगी? वृद्धि में यूज होगी। अब यहाँ पे मान लो कोई बड़ा व्यक्ति है, उसको चोट लग गई है, हाथ में मान लो चोट लग गई है। तो अगर चोट वगैरह लग गई है तो आप देखते हैं कि स्वतः ही चोट क्या हो जाती है, कुछ समय पश्चात ठीक हो जाती है। तो यहाँ पर ऊर्जा का काफी ज्यादा हिस्सा मरम्मत में यूज होता है। तो ये पोषण की क्या है? प्रोसेस है। पोषण की ये क्या है? प्रक्रिया है। ये पोषण की क्या है? प्रक्रिया है। अब बहुत ध्यान से एक चीज और सुनिएगा। अभी मैं मानव में पोषण बताऊंगा, समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें पोषण ही क्लियर करना चाह रहा हूं। अब एक चीज और यहाँ पर सुनिएगा बहुत ध्यान से, एक सेकेंड। पोषण लिखा कहाँ था हमने? यहाँ नहीं लिखा था प्रॉपरली। चलो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पोषण के बारे में एक चीज और बहुत ध्यान से समझिएगा। ये पोषण समझ में आ गया है। पोषण के टाइप कितने होते हैं? तो दो तरीके का पोषण तुम्हें देखने को मिलेगा। एक होता है स्वपोषी पोषण, स्वपोषी, स्वपोषी, स्वपोषी पोषण, पोषण, स्वपोषी पोषण। इधर है परपोषी, पर परपोषी पोषण। दोनों पोषण बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना। स्वपोषी पोषण तुम्हें अधिकतर किसमें दिखेगा? ट्रीज, पेड़ों में दिखेगा, प्लस कुछ वायरस में दिखेगा, कुछ वायरस, वायरस सॉरी, कुछ वायरस में दिखेगा। जीवाणु भी है इसमें, मतलब बैक्टीरिया भी। तो ट्रीज और वायरस में दिखता है। साइनो बैक्टीरिया इसमें एक होता है, साइनो वायरस, साइनो बैक्टीरिया, उसमें दिखता है। और परपोषी पोषण अधिकतर जीवों में दिखता है। ये अधिकतर, अधिकतर जीवों में दिखता है। अधिकतर जीवों में यही दिखता है, परपोषी पोषण। सर मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहे हैं आप, स्वपोषी पोषण क्या है, परपोषी पोषण क्या है, क्लियर ही नहीं हो रहा। तो जरा देखो, बहुत ध्यान से समझना। स्वपोषी पोषण का मतलब है यहाँ पर हम पोषण के लिए, यहाँ पर हम पोषण के रूप में किसी भी तरीके का एडिशनल पदार्थ नहीं देते हैं, कोई भी हम पदार्थ नहीं देते हैं। यहाँ पर इस पोषण के अंतर्गत यहाँ पर भोजन, जो भोजन है, भोजन जो है वो जीव क्या करते हैं? भोजन जीव स्वयं बनाता है। जीव भोजन को स्वयं बनाता है, जबकि यहाँ पर हम लोग अलग से एडिशनल भोजन यूज करते हैं। अलग से भोजन को क्या करते हैं? यूज करते हैं। मतलब जो यहाँ पर स्वपोषी पोषण के, स्वपोषी जीवों के द्वारा, यहाँ पर स्वपोषी पोषण किन में होता है? स्वपोषी जीवों में। तो जो ट्रीज और वायरस वगैरह हैं, ये जो पोषण करते हैं उसी को हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं अलग से भोजन के रूप में। जैसे गेहूं का पेड़ ले लीजिए एक उदाहरण में। गेहूं का पेड़, गेहूं का पेड़, गेहूं के पेड़ से हमें क्या मिल गया? गेहूं मिल गए। गेहूं के पेड़ से हमें क्या मिल गया? गेहूं मिल गए। इस गेहूं के हमने किस में बदल लिया? आटे में बदल लिया। और इस आटे से हमने क्या बना ली? चपाती, रोटी बना ली। रोटी से हमने क्या कर लिया? भोजन प्राप्त कर लिया। तो ये हमें एडिशनल प्राप्त हुआ रोटी के तौर पर भोजन, किससे? स्वपोषी पोषण से। जबकि आपने क्या देखा था? इस गेहूं ने, गेहूं के पेड़ ने किसी भी तरीके की रोटी वगैरह खाई थी क्या? गेहूं का जो पेड़ था उसने कोई रोटी वगैरह थोड़ी ना खाई थी। तो ये स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण में क्या होता है? बेसिक डिफरेंस होता है, अंतर होता है। क्या आप ये बहुत अच्छे से समझ पाए हैं? बोलो, ये आप बहुत अच्छे से समझ पाए हैं? यहाँ पर एक प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है, उसको समझते हैं। जीव भी आप इससे समझ जाएंगे। स्वपोषी पोषण कौन करेगा? यहाँ से एक एक और चीज देख लीजिए। अभी मैं इसमें और अच्छा लिखा दूंगा कुछ चीजें, अभी मैं दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी मैं जो बताना चाहूँ वो समझो। स्वपोषी पोषण कौन कर रहा होगा? स्वपोषी जीव, स्वपोषी जीव। जबकि यहाँ पर जो परपोषी पोषण कौन कर रहा होगा? विषम पोषी,
विषम पोषी जीव। तो स्वपोषी किसे कहते हैं, विषम पोषी किसे कहते हैं? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो क्या आप बताने में सक्षम होंगे, ये मुझे बताइएगा। बता पाएंगे बहुत आसानी से, बिल्कुल इजी हो गया आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम प्रकाश संश्लेषण को दिखाएंगे स्वपोषी पोषण को एक्सप्लेन करने के लिए। प्रकाश संश्लेषण, यहाँ पर स्वपोषी पोषण के लिए एक घटना यूज होती है, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण एक चित्र में बना रहा हूं, इसको समझिएगा। ये एक मैंने पेड़ का चित्र इस तरीके से बनाने की कोशिश करी है। ये ऐसे पूरा जमीन है, यहाँ घास वगैरह उगी है, ठीक है। ये मैंने एक पेड़ बनाया है, यहाँ पर एक सन बना देता हूँ। सन मैंने बना दिया है, ठीक है, सन बना दिया। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, इस पेड़ को कौन जाके भोजन दे आ रहा है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो जाता है बढ़िया सुबह और पेड़ को भोजन दे आता है, खाना दे आता है कि अरे भैया पेड़ साहब तुम बढ़िया से बने रहो, जीवित रहो? कोई ऐसा नहीं कर रहा ना। तो ये पेड़ जीवित कैसे रह रहा है, ये बताइए, सोचो जरा। ये पेड़ कुछ तो ऐसा कर रहा होगा जिससे ये जीवित रह रहा है। यही एक प्रक्रिया कर रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। इसको प्रकाश संश्लेषण क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सनलाइट यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है। सनलाइट यानी कि प्रकाश की उपस्थिति के कारण ही होती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अब इसमें होता क्या है, ये जो पेड़ है, ये इसके पेड़ के पास अपनी पत्तियां होंगी ना इस तरीके से। अरे पत्ती नहीं बनाना चाहिए, पेड़ के पास अपनी पत्तियां होंगी ना इस तरीके से। इन पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्णरंध्र। यहाँ पे मैं साइड में एक्सप्लेन कर देता हूँ पर्णरंध्र को। इन पेड़ों में क्या होता है, एक मिनट, इस तरीके से बना। ये ये जूम कर दिया है मान लो पत्ती के, तो इसमें क्या होते हैं, पर्णरंध्र होते हैं। पर्णरंध्र मतलब पेड़ के पत्ते हैं जो उनमें हल्के हल्के बिल्कुल छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये पेड़ के पत्ते के छिद्र का मैंने एक फिगर दिखाने की कोशिश करी है। इसको क्या बोलते हैं, पर्णरंध्र बोलते हैं। तो ये पर्णरंध्र का ही क्या कर रहे हैं भाई, उपयोग कर रहे हैं। इसको ऐसे हटाना पड़ेगा। पर्णरंध्र के ही इसमें छोटे छोटे छिद्र हैं, उसी से सनलाइट क्या कर ले रहे हैं, एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। और यहाँ से इसको क्या मिल जा रहा है, मिट्टी से, मिट्टी से इसको यहाँ से कुछ मिनरल्स और वाटर यानी कि जल मिल जा रहा है, पानी मिल जा रहा है। तो ये और एक काम, एक चीज और कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इस एटमॉस्फियर से, यहाँ हवा मौजूद होगी, हवा क्या है, हवा में सारी गैसें होती हैं, तो ये एटमॉस्फियर से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है यहाँ से। तो ये सनलाइट ले रहा है और CO2 ले रहा है यहाँ से, सनलाइट, यहाँ से ये सनलाइट ले रहा है और यहाँ से CO2 ले रहा है और नीचे से जल प्राप्त कर रहा है। और एक समीकरण बन रही है, एक समीकरण बन रही है, किस तरीके से लिख देखिएगा, यहाँ पे मैं रेड कलर की पेन से लिख रहा हूँ इस समीकरण को। CO2, 6 CO2 प्लस 12 H2O, 12 H2O। अब अगर मैं इसको समीकरण को संतुलित ना करूं तो ये 12 और 6 अभी हटा देना, फिर संतुलित कर लेंगे। H2O
एरो, एरो के ऊपर क्या रहेगा? सनलाइट। सनलाइट, क्या बचा ऊपर? सनलाइट। यहाँ पे बनेगा भैया ग्लूकोज C6H12O6 भोजन के रूप में। प्लस में क्या निकलेगा? H2O जल निकलेगा, और प्लस में ऑक्सीजन O2 गैस निकलेगी। क्या ये समीकरण आपको दिख रही है? बेहतर। अबे यार, ये क्या हुआ? ये इसका, ये समीकरण आप देख पा रहे होंगे, ये प्रोसेस, ये समीकरण यूज होती है प्रकाश संश्लेषण में, ये प्रक्रिया होती है। अब इसको संतुलित और कर लेते हैं, वरना अभी ये अच्छी नहीं लग रही भाई। संतुलित करते हैं इसको। 6 कार्बन है और 12 ऑक्सीजन है। 12 ऑक्सीजन कैसे होंगे? जब तुम यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 6 से। 6 यहाँ पर हो जाएंगे, 6 से गुणा यहाँ कर दो। ना 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 ना, हाँ ना ना, यहाँ 6 से नहीं, 12 से। 12 से गुणा करना पड़ेगा। 12 ऑक्सीजन और 6 दूनी 12। इधर देखो, ये 6 इधर है, और यहाँ पे H2O कितने होंगे? 6H2O। इसको भी मैं थोड़ा साफ करके लिख दूँ। संतुलित करना मैंने पहले चैप्टर में सिखाया है, अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे भी 6 ऑक्सीजन, 6 जल के अणु हैं, तो 6 और 6 यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 12। और O2 ये अलग से है, तो यहाँ पे 2 आपको मिल ही जा रहा है, बेसिक है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, ये 6 अणु ऑक्सीजन के भी हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ से 6 दूनी 12 और 12 12 24, और 6 दूनी 12, 6 और 6 24, ठीक है। ठीक है, ये अब ये संतुलित हो गई। तो ये रिएक्शन है किसकी? प्रकाश संश्लेषण की। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? प्रकाश संश्लेषण के बारे में कोई दिक्कत है? परिभाषा अगर पूछ ले कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, समीकरण के साथ स्पष्ट कीजिए। नहीं भी पूछे समीकरण, फिर भी लिख के आना। तो अगर पूछ ले प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो आप बहुत अच्छे से इसको क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे क्या करते हैं? पेड़ पौधे स्वपोषण करते हैं, यानी कि अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं, जिसमें पेड़ की पत्तियों से सनलाइट एब्जॉर्ब की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण की जाती है, और जल की उपस्थिति में क्या होता है? एक केमिकल रिएक्शन होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में अभिक्रिया करके ग्लूकोज, इसका नाम क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज, ग्लूकोज बनाते हैं, और ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है। ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है। क्लियर है? ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है। ठीक, तो ये प्रक्रिया है स्वपोषी पोषण की। स्वपोषी जीव ये प्रक्रिया करते हैं प्रकाश संश्लेषण की। अब यहाँ तक अगर कुछ भी समझने में दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं, जल्दी से बता दीजिए। यहाँ तक अगर कुछ भी समझने में दिक्कत आ रही है तो मुझे बता दीजिए, तो मैं फिर उसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। आई एम सॉरी, मतलब मुझे लग रहा था क्लास लाइव है, एकदम से मुझे अभी याद आया। चलिए, तो अगर आपको ये डाउट लगे कि अभी सर मुझे समझ में नहीं आया प्रकाश संश्लेषण, तो एक और वीडियो पड़ी है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसी टॉपिक पर आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो प्रकाश संश्लेषण यहाँ पर हो गया। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए कुछ चीज़ें जरूरी होती हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, इनके बिना प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है। इसको भी जरा समझ लेते हैं, आ जाओ। अच्छा भैया, ऐसे हो रहा है। प्रकाश संश्लेषण के लिए भैया कुछ चीज़ें आवश्यक हैं। कौन कौन सी चीज़ें बहुत आवश्यक हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए? चलिए भैया, इसको देखते हैं। सबसे पहले तो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बहुत जरूरी। क्लोरोफिल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है घटक, सबसे मेन कंपोनेंट है। क्यों जरूरी है? नाइन्थ में हम कल परसों वाली क्लास अगर आप देखें तो क्लोरोफिल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है हमने। नाइन्थ में है ये, पहले चैप्टर में।
कोशिका वाले में जीवन की मौलिक इकाई। क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को सनलाइट को अवशोषित करता है, कैप्चर करता है। सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, क्लोरोफिल। और ये जो क्लोरोफिल है ये किसके लिए भी जिम्मेदार है, हरे कलर का होता है, ये रंग इसका कैसा होता है, ग्रीन, ग्रीन कलर का होता है। इसीलिए इसी के कारण, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण हमें जो पत्ते हैं किसी भी पेड़ के वो हरे रंग के दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं, हरे रंग के हमें दिखाई देते हैं। तो क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत जरूरी है। पहला कंपोनेंट हो गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दूसरा कंपोनेंट जिसको हमने केमिकल रिएक्शन में यूज किया था, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ये भी सर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों जरूरी है, क्योंकि इसी से तो पोषण प्राप्त कर रहे हैं पेड़ पौधे, इसी से तो पोषण प्राप्त कर रहे हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर तीसरा एक कंपोनेंट बहुत ज़रूरी है, इसको हमने बताया था जल, H2O। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं दोनों के मिश्रण से ही तो क्या बनना है, C6H12O6, यानी कि ये ग्लूकोज बनना है। ग्लूकोज बनाने के लिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो चाहिए ही है। तो ये सारे कंपोनेंट क्या हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और बिना सनलाइट के ऐसा हो नहीं सकता है, बिना सनलाइट के तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो चौथा कंपोनेंट आप लिख सकते हैं सनलाइट, मतलब सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश। ऐसा नहीं कर सकते हो भैया कि टॉर्च जला के बैठे हैं पेड़ के ऊपर, ये काम कर देगा ना। सूर्य प्रकाश चाहिए, सनलाइट चाहिए, ठीक है। इसके लिए एक दिखाया गया एक एक एक्सपेरिमेंट आप घर में कर सकते हैं। ये कंपोनेंट पता चल गए, अच्छे से क्लियर हुआ। ये क्लोरोफिल चाहिए, हरे रंग के लिए है, सूर्य सनलाइट एब्जॉर्ब करता है तो सनलाइट भी चाहिए, फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, फिर जल भी चाहिए। तो अगर ये इसके प्रकाश संश्लेषण के बारे में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। डन। एक इसमें एक्सपेरिमेंट भी दिखाया गया है कि आपके पास अगर मान लो गमले में आप अगर पेड़ वगैरह लगा के रखे हैं, गमले में अगर आप पेड़ वगैरह लगा के रखे हैं, एक पत्ती हमने इसकी बहुत अच्छी बनाई है, ये वाली, ठीक है। अगर गमले में तुम्हारे यहाँ घर पे लगे हैं पॉट वगैरह, अगर आप कैसे भी करके इसको एक पात्र में, इसको एक बॉक्स में कैप्चर कर देते हैं, एक डब्बे के अंदर इसको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि ये जो स्थान है, ये जो पत्ती जितनी अंदर है इसके, इसका रंग परिवर्तित होके कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा, और ये पत्ती धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ये जो इतनी पत्ती का हिस्सा है बेकार हो जाएगी। क्यों बेकार हो जा रही है, क्योंकि उसको सनलाइट नहीं मिल रही है। क्या नहीं मिल रहा भैया, सनलाइट तुमने उसकी रोक दी है, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और है, प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है, यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या है प्रकाश संश्लेषण की। तो सोचो जरा, अगर ये प्रकाश संश्लेषण की घटना ना हुई होती तो पृथ्वी में जो हवा होती है, हवा में जो ऑक्सीजन लेवल है, वो भी ये 21% ना हुआ होता। क्योंकि पृथ्वी पर ये प्रकाश संश्लेषण ही है जिसने क्या किया, ऑक्सीजन का इतना लेवल किया। हालांकि कीमोसिंथेसिस यानी कि रासायनिक संश्लेषण नाम से एक घटना और होती है, वो भी जिम्मेदार है, लेकिन केवल प्रकाश संश्लेषण ही ऐसा है जिसने बहुत लार्ज मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करी और बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करी, उत्पन्न करी। जो हम कोयला, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह देखते हैं, तो ये सारे सारे कार्बन डाइऑक्साइड को संचित करने की ही एक प्रक्रिया थी, जिसमें पेड़ क्या करते थे, CO2 कैप्चर 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 कैप्चर, कार्बन को कैप्चर करते थे बहुत बड़ी मात्रा में। पूरी पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, कैप्चर कर लिया, फिर अचानक से वो सारे पेड़ धराशायी हो गए, पृथ्वी में ऐसा हलचल हुई कुछ भी, और वो सारे पेड़ मिट्टी के नीचे काफी जमीन के अंदर दब गए, धस गए। वही अब हम लोग फॉसिल फ्यूल्स के रूप में क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। हमने उनको निकाल के जब दबे हुए पृथ्वी के फिर से जलाना शुरू कर दिया है, जिससे क्या हो रहा है, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा जो है वो पूरी तरीके से बढ़ चुकी है इस पूरे माहौल में।
तो ये बहुत उपयोगी है, बहुत जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण की जो घटना है बहुत जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड की कमी ये करता है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है, और पोषण के लिए भी बहुत जिम्मेदार है। सोचिए जरा, अगर ये पेड़ पौधे ना होते, ये स्वतः स्वतः पोषण ना करते, तो इंसान क्या करता या जीव जंतु क्या करते? निश्चित ही भस्म हो जाते, सारे के सारे मारे जाते। ठीक है, वापस आते हैं। खैर, बहुत ज़्यादा गहराई से हम पीछे डेप्थ में घुसते चले गए। हमारा ये टॉपिक जो मेन था वो था स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण को हम लोग कवर कर रहे थे। तो मैं इनको, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। मैं इसके जो बुक में यहाँ पे इसमें डिफरेंस करके दिया गया है वो मैं यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ, उसको आप लिख भी सकते हैं। तो स्वपोषी पोषण परपोषी पोषण समझ तो आ ही गया है। जीव अपना भोजन सरल अकार्बनिक पदार्थों से स्वयं बनाता है। स्वपोषी पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं बना रहा है, यहाँ पर डिपेंड है किसी न किसी दूसरे पर। भोजन के संश्लेषण हेतु प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ पर स्वपोषी पोषण में क्या होगा? प्रकाश चाहिए, सनलाइट चाहिए, और क्या जरूरी है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जबकि यहाँ पर किसी तरीके का कुछ भी नहीं चाहिए, केवल और केवल एक एडिशनल पदार्थ चाहिए। ठीक है, फिर स्वपोषी पोषण में भोजन का निर्माण जो कि जीव के अंदर संपन्न होता है, उसे विघटित करने की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब इसने क्या किया था? पेड़ ने पोषण करके शरीर के अंदर ही अपना पदार्थ बनाया, सीधे ऊर्जा बनाई इसने, तो विघटित नहीं करना पड़ता पोषण को। लेकिन यहाँ पे परपोषी पोषण में जैसे हमने रोटी चबाई, चबा के पहले खाया, फिर उसको और विघटित टुकड़ों में किया जाता है पाचन क्रिया के द्वारा, अभी हम पढ़ेंगे। तो ये की क्रिया भी होती है। और स्वपोषी पोषण में परिस्थितियों के रूप में उत्पादन कहे जाते हैं, क्योंकि सभी जीवों के लिए भोजन निर्मित करते हैं। जो स्वपोषी पोषण वाले जीव हैं वो उत्पादक कहे जाते हैं, प्रोड्यूसर कहे जाते हैं। जबकि ये परपोषी पोषण वाले उपभोक्ता, यानी कि ये क्या कहे जाते हैं? ये उपभोक्ता कहे जाते हैं, कंज्यूमर कहे जाते हैं। क्लियर है? तो ये बेसिक इनमें डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा हम लोग गहराई में चले गए हैं, वरना तो बहुत ईजी था सब कुछ। ठीक, खैर, इसके बाद दो तरीके की जीव जंतु और आते हैं। एक आते हैं परपोषी और एक आते हैं मृतजीवी। परपोषी और मृतजीवी, दो तरीके के जीव और आते हैं, परपोषी और मृतजीवी। आ जाइए जरा, इसको भी समझ लेते हैं। परपोषी और मृतजीवी को आ जाओ। परपोषी और मृतजीवी यहीं पर देख लेते हैं। इसको मैं जूम फिर से कर दूं, परपोषी और मृतजीवी भी एक्सप्लेन कर देते हैं। मैं रेड कलर का पेन यूज कर रहा हूं, मैं इसको और जूम करके स्पेस बनाना चाहता हूं। परपोषी, परपोषी नहीं, परपोषी नहीं, हाँ परपोषी ही, परपोषी और मृतजीवी। मृतजीवी, अरे परजीवी होता है, मृत परपोषी नहीं, परजीवी। परजीवी, परजीव, पर मतलब होता है दूसरे पर मतलब दूसरे पर, जो दूसरे पर जीवन यापन करते हैं, जो दूसरे पर डिपेंड है, जीवन यापन दूसरे व्यक्ति के साथ करते हैं। जैसे इसका उदाहरण है जूं। बालों में जब जूं हो जाती है तो जूं किस पर जीवन यापन कर रही है? मानव पर। उसी से वो खून उसका चूस रही है, उसी से जीवित रह रही है। परजीवी मतलब दूसरे पे जीवन जीने वाले। ऐसे ही एक और उदाहरण आप दे सकते हैं, कील, जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, चौपे, मतलब जो गाय भैंस हैं, बकरियां हैं, उनके शरीर पर लगे रहते हैं वो। और उसके साथ साथ एक एक बेल होती है, पतले पतले तार जैसे उसके होते हैं, वो नीम के पेड़ पर, अलग अलग पेड़ों पर फैली रहती है। उसका कहीं जमीन से कुछ भी संपर्क ही नहीं होता, वो अलग अलग पेड़ों पर लगी रहती है। एक जीव होता है जो मछलियों, बेल के उस पर शरीर पर लगा रहता है। तो ये परजीवी होते हैं, जो दूसरों के ऊपर जीवन डिपेंड करते हैं, दूसरों के ऊपर जीवित रहते हैं। फिर एक होता है मृतजीवी। मृतजीवी जो मरे हुए जीवों पर भोजन प्राप्त करते हैं। इसमें ज्यादातर फंगस है, फंगस है, कवक है और बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया। तो फंगस, कवक, बैक्टीरिया, ये सारी चीजें जो हैं वो मृतजीवी कहलाती हैं। दूसरे मरे हुए जीवों पर ये होते हैं डिपेंड, और ये बहुत उपयोगी होते हैं। क्योंकि सोचिए जरा, जो जीव जंतु, इतने लाखों जीव जंतु जंगल में मरते हैं, और उनको, उनकी साफ सफाई कौन करेगा फिर? तो ये मृत जीवी होते हैं, फंगस, कवक, बैक्टीरिया वगैरह। ये पूरी तरीके से बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं, नष्ट करके फिर से मिट्टी में समाहित कर देते हैं। तो ये बहुत उपयोगी है। मृतजीवी फंगस, कवक, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, मृतजीवी ये जीव कहलाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लंबी
खिंचती चली जा रही है, लगभग 1 घंटा हो चुका है, तो मैं थोड़ी कोशिश करूंगा कि और जल्दी से चीज़ों को कवर कर सकूं। आ जाओ, ये प्रकाश संश्लेषण है, इसकी समीकरण मैंने यहाँ पे प्रॉपरली दे रखी है, आप यहाँ से भी देख सकते थे, लेकिन मैंने अभी एक्सप्लेन भी कर दिया है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। प्रकाश संश्लेषण की बेहतरीन समीकरण, प्रकाश संश्लेषण की घटना दिखाई गई है, पर्णरंध्र को दिखाया गया है, ग्लूकोज क्या है ये दिखाया है, कार्बन डाइऑक्साइड को दिखाया है कि आप जानते हैं मौजूद रंध्र गैसों के आदान प्रदान के लिए भी जिम्मेदार हैं, बहुत सारी चीजें हैं, इजी है, सब कुछ समझ सकते हैं आप, देख लीजिएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट है एंडोसाइटोसिस प्रणाली, छोड़ दो इसको। यहाँ पर अमीबा में पोषण, एक क्वेश्चन आ जाता है, अमीबा में पोषण को एक्सप्लेन करो या फिर सचित्र वर्णन करो। तो अमीबा में पोषण, अमीबा एक कोश की जीव है, अमीबा एक कोश की जीव है, मतलब एक पूरा कोशिका के रूप में ही रहता है, वही अपना कैसे पोषण करता है भाई। इसको जब कोई, जैसे ये क्या है, ये एक कोई भोजन पदार्थ है, ये पदार्थ है कोई, ये कोई भोजन के लिए पदार्थ है, इसे खाने योग्य कोई पदार्थ जैसे ही मिलता है, ये अपनी कोशिका को इस तरीके से आकार, इसका शेप चेंज करता है, उसको क्या करता है, पदार्थ को अपने अंदर स्वांग क्या करता है, खींचने की कोशिश करता है, अपने अंदर खींचने की कोशिश करता है। तो भोजन के कण की पहचान करना, सबसे पहले भोजन के कण की पहचान करता है कि भैया ये रहा भोजन का कण, फिर कूटपाद का निर्माण करके भोजन को घेरना, चारों तरफ से ऐसे घेर लेता है भोजन को, फिर खाद्य रिक्तिका का निर्माण, जहां एंजाइम भोजन को पचाते हैं, फिर ये क्या करता है, घेर कर पूरा अंदर ही उसको खींच लेता है, पूरा कैप्चर कर लेता है उस कण को, और फिर उसमें पाचन करता है, खाद्य रिक्तिका का बनाकर उसमें एंजाइम के माध्यम से उसको विघटित कर देता है, तोड़ तोड़ के ऊर्जा उससे निकाल लेता है। अब ऊर्जा सारी तो ऊर्जा बदलेगी नहीं, कोई भी पदार्थ है पूरा पूरा पदार्थ थोड़ी ऊर्जा में बदलेगा, कुछ चीज बेकार होगी, वेस्ट होगी, उसी वेस्ट को पुनः ये निकालने के लिए अपनी कोशिका को फिर से खोलेगा और उसको शरीर से क्या कर देगा, बाहर कर देगा। चित्र बहुत आसान है, इससे आप बिल्कुल आसानी से मुझे लगता है समझ गए होंगे कि अमीबा अपना पोषण कैसे करता है। एक कोशिकीय जीव है, ये इसका माइटोकॉन्ड्रिया वाला हिस्सा है, ये इसका केंद्रक है, और ये इसका राइजोसोम हो सकता है, इसमें कोशिका द्रव भरा हुआ है। कोशिका अगर आपने पढ़ी है तो बेसिक समझ में सारा कुछ आ रहा होगा, ठीक है। तो ये अमीबा में पोषण की हमने यहाँ तक बात कर ली है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, मानव में पोषण। अब ये मुझे 6 स्लाइड पर, ये सबसे फर्स्ट स्लाइड से लेके आते हैं एक चित्र, ये वाला, ये मानव में पोषण हम लोग यहाँ से कवर करते हैं, देखना ध्यान से। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, नहीं इसकी कॉपी भी हम लोग 6वीं स्लाइड में नहीं ले जा पाएंगे ना, खैर देखो, रुक जाओ, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर मैं इसको, एक मिनट, अरे यार नहीं आया, कोई नहीं, चलो यहाँ पर भी चित्र है, मैं उसको वहां भी एक्सप्लेन करने चला जाऊंगा। अब मानव में पोषण कैसे होता है, तो ये बहुत अच्छा चित्र दिया है, मैं इसी चित्र से ही सारा कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। कुछ एंजाइम वगैरह हैं, उसके लिए प्लीज यार थोड़ा सा वर्क कर लेना, बुक से एंजाइम वगैरह थोड़ा सा याद कर लेना, मैं कोशिश करूंगा हालांकि। तो ये जो मुख है हमारा, जो मुख है वो पार्ट किसका है, वो पार्ट है हमारा भोजन के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, आहार नाल, क्या यूज करते हैं शब्द, आहार नाल, उसी का ये पूरा का पूरा हिस्सा है मुख, आहार नाल का हिस्सा है मुख। यहाँ ये आपने कुछ भी खाने के लिए लिया है, अब इसको आप क्या करेंगे, भोजन के मुख से अपने बॉडी के अंदर ले जाएंगे। आप मुख से जब बॉडी के अंदर ले जाएंगे, दांतों से पहले इसका विघटन करेंगे, तोड़ तोड़ के बिल्कुल छोटे छोटे पदार्थों के रूप में। ये है अमाशय, अमाशय, यहाँ अमाशय में भोजन जाएगा, अमाशय में यहाँ पर HCl अम्ल भरा रहता है, HCl अम्ल स्रावित होता है यहाँ पर अमाशय में। तो HCl के माध्यम से यहाँ पे जितने भी भोजन में बैक्टीरिया, कवक, फंगस कुछ भी होगा जो आपकी बॉडी को हार्म करेगा, उनको नष्ट कर देगा, और जो तुमने भोजन खाया है टुकड़े टुकड़े के रूप में, उसको और छोटे टुकड़े के रूप में करने की कोशिश अमाशय करेगा। अमाशय जब ये कोशिश करने के बाद अपनी काम कर लेगा अपना पूरा, तो अमाशय फिर इस भोजन को और आगे ट्रांसफर करेगा, और आगे ट्रांसफर करेगा, तो वहां पर आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक आती है छोटी आंत, एक आती है छोटी आंत फिर इसके बाद आती है बड़ी आंत, बड़ी आंत।
छोटी आंत में भोजन पूरी तरीके से पचता है, सबसे अधिक समय रहता है। अमाशय में भोजन ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 घंटे ही रहता है, उसके बाद भोजन, बल्कि और थोड़ा कम ही मान लो, 1.5 घंटे तक, फिर भोजन छोटी आंत में चला जाता है। और छोटी आंत में भोजन कम से कम 10 से 12 घंटे तक रह सकता है, 8 से 10 घंटे तो रहता ही। 8 से 10 घंटे भोजन कहाँ रहता है? छोटी आंत के अंदर रहता है। फिर वहां से भोजन बड़ी आंत में जाता है, पूरी तरीके से यहाँ पर भोजन पच चुका होता है। फिर इसका बड़ी आंत में क्या होता है? कैप्चर होता है, इससे ऊर्जा जो है वो खींच ली जाती है, रक्त में मिलाई जाती है। ये काम होता है। अब आप यहां से इसको थोड़ा जो लिखा है वो भी ले लो। क्या क्या लिखा है? मुंह में लार भोजन को चिकना बनाती है ताकि हम अच्छे से इसको निगल सकें। फिर अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है, अम्लीय माध्यम बनाता है, कीटाणुओं को मारता है। और श्लेष्मा पेट की परत को अम्ल से बचाता है। बिल्कुल इजी है। फिर क्षुद्रांत क्या है? छोटी आंत, यही पाचन पूरा होता है। दीर्घरोम पोषक तत्वों को रक्त में अवशोषित करते हैं। दीर्घांत मतलब बड़ी आंत। ठीक है, इसके लिए हम पहला वाला चित्र दिखाते हैं, यहाँ से इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये चित्र काफी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखो। ये चित्र है किसका? बेसिकली ये है तुम्हारा आहार नाल का चित्र। किसका चित्र है? आहार नाल का। नाम क्या है इसका? आहार नाल। आहार नाल का चित्र है। मुख्य आहार नाल का सबसे पहला हिस्सा है, यहाँ से भोजन आप खाएंगे। फिर यहाँ पे ग्रास नली होती है। ग्रास नली मतलब भोजन को निगलने के लिए और अमाशय तक पहुंचाने वाली चीज है। फिर अमाशय है, ये अमाशय यहाँ पर बैठा है, इसका अमाशय का चित्र आप बनाना सीख पाएंगे, बहुत इजी है। एक मिनट। अमाशय का चित्र बनाना बहुत इजी है, इसको आप इस तरीके से बनाइएगा, यहाँ से इसको इस तरीके से बनाइएगा और ऐसे। ये अमाशय का फिगर है। तो ये अमाशय है, यहाँ पर HCl वगैरह है, भोजन को पचाएगा। ऊपर इसके यकृत नाम का ये बैठा रहता है। यहाँ पित्ताशय होता है, पित्ताशय से पित्त रस निकलता है। फिर यहाँ अग्न्याशय होता है, अग्नाशय में जठराग्नि रहती है। अग्न्याशय का भी अभी हम कुछ यहाँ से ग्रंथियां हैं, वहाँ से एंजाइम और दूसरी क्या चीज बोलते हैं उसको, एंजाइम और, एक मिनट रुकना, एंजाइम के अलावा दूसरा क्या है? अभी हम देख लेते हैं, पांचक एंजाइम वगैरह निकलते हैं, अभी हम एक बार इसको बता देंगे। फिर नीचे तुम्हें उसके आगे बड़ी आंत का जो हिस्सा मिलेगा, सॉरी छोटी आंत ऊपर मिलेगी, फिर बड़ी आंत मिलेगी, फिर मलाशय मिलेगा या गुदाद्वार मिलेगा, जिससे हम लोग वेस्टेज को बाहर निकालते हैं। अब मैं इसको बहुत अच्छे से क्लियरिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं इसको यहीं पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये फिगर में तुम कैसे बनाओगे, तो इसको भी मैं तुम्हें समझा देता हूँ, दिखा देता हूँ कैसे बनाओगे इसको। यहाँ से स्टार्ट करना, पहले मुंह, इसकी नाक बनाना, नाक के बाद इसका ऐसे मुंह बनाना, फिर इसकी ये ऐसे ठोड़ी वगैरह बनाना, इसको यहाँ से, ये अगर आदमी जैसा लगाना हो तो ऐसे बना देना, फिर ऐसे इसका मुख वगैरह बना देना बढ़िया से, जैसा तुम्हें उचित लगे, जितना मोटा ताज़ा व्यक्ति बनाना हो तुम्हें। इसको यहीं छोड़ देना, फिर यहाँ से ऐसे ले जाना, इसको यहाँ छोड़ देना, यहाँ से लेके यहाँ इसको नीचे ले जाना, यहाँ से लेके इसको यहाँ पर नीचे ले जाना। अब यहाँ से शुरू करना बनाना, यहाँ से शुरू करना इस तरीके से, इस हिस्से को ऐसे, और नीचे यहाँ तक ले आना, यहीं पर छोड़ देना इसको, यहीं से, या और नीचे थोड़े ले जाओ यहाँ तक, यहीं से अमाशय बनाना शुरू कर देना, यहीं से अमाशय बनाना शुरू कर देना, यहीं पर एक अमाशय बना देना। अमाशय के बाद इसको थोड़ा आगे बढ़ाइएगा, अमाशय के बाद यहीं पर छोटी आंत आ जाएगी, छोटी आंत यहीं पर इस तरीके से बिखरी हुई पड़ी रहेगी, बिखरी हुई पड़ी रहेगी छोटी आंत। इसको इस तरीके से वहीं पर जैसे तुम्हें बनाना हो, छोटी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी करके बना दीजिएगा। छोटी आंत से ही यहाँ से शुरू हो जाती है बड़ी आंत, यहाँ से शुरू हो जाती है तुम्हारी बड़ी आंत, यहाँ से शुरू हो जाती है बड़ी आंत। जबकि छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत की लंबाई से कम होती है, बड़ी अधिक होती है, मतलब कम नहीं। ये इस तरीके से आप अच्छे से बना सकते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेलिंग करके बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब
क्लियर मैं एक बार फिर से तुम्हें इसको एग्ज़ाम मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुमने भोजन सर यहाँ से पाया है। तो इसको बहुत आसानी से आप यहाँ तक समझ सकते हैं। तो इसमें भोजन आपने सबसे पहले ग्रहण किया, फिर ये ग्रसनली होते हुए यहाँ तक आएगा, अग्न्याशय में रहेगा घंटे 2 घंटे, HCl अम्ल अपना काम करेगा, फिर यहाँ से पाचन ग्रंथियों के काम होना शुरू होगा। यहाँ रहेगा सबसे अधिक टाइम छोटी आंत में, बहुत लंबे टाइम तक छोटी आंत में क्या होगा, छोटी आंत में 8 से 10 घंटे भोजन रह के पूर्णतः पच जाता है छोटी आंत में। फिर अरे यार ये उल्टा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, छोटी आंत में, बड़ी आंत में नहीं, छोटी आंत में। यहाँ पर ये 8 से 10 घंटे रहकर पूरा पच जाता है। बड़ी आंत में खाना का अवशोषण होता है, खाना जो पच चुका है उससे जो ऊर्जा है वो ऊर्जा वगैरह खींची जाती है, बाहर निकाली जाती है बॉडी उससे, भोजन से। तो वो एक प्रक्रिया है, ठीक है। ये कुछ एंजाइम वगैरह हैं, इनको बेटा प्लीज़ देख लेना, हम कल जब क्लास करेंगे दूसरे पार्ट वाली उसमें ऐड कर दूंगा मैं ज़रूर। ये लार एंजाइम है, मुंह में स्रावित होता है, जटिल मंड को सरल शर्करा में बदल देता है, ठीक है। पेप्सिन एक पेप्सिन क्या है, अमाशय में स्रावित होता है, मतलब अमाशय में निकलता है, प्रोटीन पचाने में काम आता है। फिर पित्त रस क्या है, पित्त रस यकृत लीवर से निकलता है, बड़ी बसा की बड़ी गोलियों को छोटा करने में मदद करता है। पित्त रस इंपॉर्टेंट है। लाइपेज और ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या है, तो अग्न्याशय में निकलते हैं, लाइपेज बसा और ट्रिप्सिन प्रोटीन पचाने में काम आता है। ट्रिप्सिन बेसिकली बच्चों में बहुत ज़रूरी है, वही बच्चों में ही मिलता है। जैसे ही हम लोग वयस्क होते हैं फिर ये ट्रिप्सिन नहीं मिलता है, ठीक है। ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों वसा पचाने के लिए, सॉरी प्रोटीन पचाने के लिए यूज होते हैं। ये क्या आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, इसके आगे ज़रा चेक करते हैं। श्वसन प्रणाली यहाँ पे श्वसन आ गया है, इसको हम बाद में कवर करेंगे, थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा क्लास में, मोटिवेट नहीं रहता है हम। तो अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो इस जैव प्रक्रम वाले चैप्टर को पूरी तरीके से क्लोज करने की कोशिश करेंगे। ये पूरा चैप्टर यहाँ पे हम लोग ख़त्म कर देंगे अगली क्लास में, क्लियर है। कोई भी अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो, समझने में नहीं दिक्कत लगी हो, क्लास थोड़ी धीमी लगी हो, तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। आज थोड़ा उतना मोटिवेटेड नहीं रह पाया हूँ मैं, काफ़ी थकावट थी तो उस वजह से मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। कल मैं और एक क्लास आपको मिल दूँगा इसी तरीके की, पार्ट 2 होगा इसका, उसमें मैं इन सब टॉपिक्स को एक बार हल्की जल्दी से रिवाइज करके अगली 2-3 प्रोसेस जो है उनको ख़त्म करके अगली क्लास में इसको पूरी तरीके से क्लोज कर दूँगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।